हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन पर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी की कविता समय के ढेर पर का डिस्कशन करने वाले हैं। इस कविता के कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस कविता में हम लोग सबसे पहले कवि परिचय, फिर इस कविता के शीर्षक का अर्थ क्या है उसके बाद हम लोग देखेंगे इस कविता को लिखे जाने के पीछे के कारण, और सबसे अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे इस कविता का अर्थ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म मध्य प्रदेश के अशोक नगर में सन 1919 ईस्वी में हुआ। हालांकि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर से हुई, लेकिन इन्होंने अपनी एमए और एलएलबी की परीक्षाएं लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। फिर कुछ सालों तक ये वकालत में भी कार्यरत रहे, और क्योंकि ये बहुत अच्छी कहानियाँ कविताएं लिखा करते थे, शायद इसी वजह से इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी कई सालों तक काम किया। तो दोस्तों, ये साथ ही साथ तार सप्तक के 7 कवियों में से एक कवि रह चुके हैं। अगर आपको तार सप्तक का अर्थ नहीं पता है दोस्तों, तो हमने हो गई है पीर पर्वत सी कविता में इसका मतलब समझाया है। आप अभी के अभी इस वीडियो को कंप्लीट हो जाने के बाद हो गई है पीर पर्वत सी कविता को भी ज़रूर देखें। दोस्तों, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें कुछ काव्य संग्रह की मैं नाम लेना चाहूँगी, जैसे मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले आदि। इन्होंने कविता के अलावा कई नाटक, एकांकी और आलोचनाएं भी लिखी है। गिरिजा कुमार माथुर जी प्रयोगवाद एवं नई कविताओं के कवि रह चुके हैं। तो दोस्तों, इन्हें आधुनिक कालीन कवि या प्रयोगवादी कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी कविताओं में आज की ज़िंदगी में घट रही घटनाओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखलाया है। इनकी कविताओं में अक्सर हमें देखने को मिलता है कि लोगों के जीवन में कैसे असफलताएं आती है, कैसे उनके जीवन में निराशाएं आती है। तो इन सभी चीज़ों को दिखलाकर फिर उन्होंने बहुत सारे तरीके भी बतलाए हैं कि किस तरीक़ा से कवि लोगों में आशा को जागृत कर देते हैं कि लोग फिर से मोटिवेट हो जाते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। तो ये कविता भी कुछ हमें इस तरीके की देखने की मिलेगी दोस्तों। आपको छोटी छोटी हिंट्स तो मिल ही रही होगी। तो जैसा कि अब हम लोग देख सकते हैं कि इनकी जो कविताओं को हम लोग पढ़ेंगे आगे, इनकी पंक्तियाँ बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है कि आज की आम जनता भी इसे पढ़कर बिल्कुल आराम से समझ सकती है। इनकी देहांत सन 1994 ईस्वी में हो गई। समय के ढेर पर इसका अर्थ क्या है? हालांकि हम लोग जानते हैं ढेर का मतलब क्या होता है। जब कोई भी वस्तु या फिर कोई भी सामान जब बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाती है तो उसे हम लोग ढेर कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर समय का ढेर क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि इस कविता को क्षणवादी कविता का नाम दिया गया है, तो क्षणवादी का मतलब क्या होता है? क्षण का मतलब जानते हैं हर एक पल। तो जब हर एक समय, हर एक सेकंड को जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ही ज़्यादा महत्वता देने लगते हैं, तो इसे क्षणवादी कहा जाता है। और इस कविता में हम लोग देखेंगे इसी तरीक़ा से कैसे हर एक एक समय को हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्यर्थ गया है जीवन इतने सारे वर्षों में, सिर्फ असमर्थता का ढेर ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ। अधूरा रुका है वक्त और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है। तो यहाँ जब कवि अपने बीते हुए समय के बारे में सोच रहे हैं, तो वो ये जान पाते हैं कि मेरा जो जीवन अभी तक गुजरा है वो बिल्कुल व्यर्थ चला गया। मैंने इस जीवन में कोई भी मुकाम हासिल अभी तक नहीं की है। मैंने सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी ही पाई है। मैंने अपने जीवन भर सिर्फ और सिर्फ कमजोरी और असहाय जैसे ही ज़िंदगी जीकर पार कर दी। और मैंने क्योंकि अपनी आधी ज़िंदगी बिना कुछ किए हुए पार कर दी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आधी सांस बची है इस ज़िंदगी को जीने के लिए। हर सेकंड को टोक कर जोर से डंक मारती है बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियाँ। निहाई पर चलते हुए रक्त बूंदों के रिबन हर बूंद पर पड़ता है। अब यहाँ पर कवि बताते हैं कि जब मैं घड़ी की तरफ देखता हूँ तो इसकी हर एक एक सेकंड अपने निश्चित समय पर बढ़ती जा रही है, यह किसी के लिए रुकती नहीं है। और जब मैं देख रहा हूँ कि समय तो बढ़ते ही चला जा रहा है और अभी तक मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस मैं सोच ही रहा हूँ कि मैंने अब तक किया क्या, तो मुझे ये सुइयाँ और ज़ोर ज़ोर से डंक मार रही है और मुझे चोट पहुँचा रही है। यह सोचने पर मजबूर कर दे रही है कि मैंने आखिर किया क्या इतने दिनों तक। जैसे कि हमारे शरीर में बूंद बूंद से रक्त बनता है और ये रक्त फिर इतना बढ़ जाता है कि ये बिल्कुल एक धारा की तरह हमारे नसों के बीच से पार होने लगती है। ये समय भी बिल्कुल वैसे ही है।
जो सेकंड सेकंड होते होते घंटों में बन जा रही है और फिर यही घंटे मिलकर एक इन मनुष्य के एक निश्चित समय के बाद एक ज़िंदगी को लिख दे रही है। तो ये ज़िंदगी मेरी पार होती चली जा रही है। पलों का हथौड़ा, ठन होती है घड़ी की आवाज़, कुचल जाता है एक और मिनट, मुझे डर लगता है हर तेज़ घड़ी की आवाज़ से, सन्नाटे में एक सेकंड और बिन चीखे मारता है, मेरी उम्र पर लगातार कोई एक ऐसा छाया पाँव धरता है। जैसा कि हमने देखा था, हर सेकंड सेकंड मिलकर एक मिनट, फिर मिनट मिलकर घंटे और घंटे मिलकर फिर ज़िंदगी लिख देती है। उसी तरीक़ा से जैसे कि पुरानी ज़माने की जो घड़ियाँ होती थी, उसमें हर एक घंटे गुज़रने के बाद घड़ी ठन से आवाज़ देती थी। तो जब कभी भी ये वाली आवाज़ ठन को सुन रहे हैं, तो वो ये सोचकर डर जा रहे हैं कि पुरानी बातों को याद करने के दौरान मैंने फिर से अपने कुछ समय को पार कर दिया। अब जैसा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में डर कर, चुप रहकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया, बिना कोई कदम उठाए हुए, बिना कोई आवाज़ लगाए हुए, अब तो मेरे पास समय भी बहुत कम बचा है, मेरी उम्र बीतते जा रही है। मुझे डर लगता है कि कहीं कोई आकर मेरी सांसें ना मुझसे छीन ले, और जब मेरी सांसें चली जाएगी तो मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। मैं विवश बंधा हूँ इस सारे परिवेश से, मेरी निरंतर लड़ाई है काल और देश से। अब कवि अपने जीवन का मूल्यांकन करते हुए यह सोचते हैं और बताते हैं कि आखिर हमारी जो देश की विसंगतियां हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था इतनी ख़राब चल रही है, हमारे सामाजिक लोगों में कोई सुधार नहीं आ रहा है, यही सब कारण है कि हमारे भी कुछ ना कर पाने की। यहाँ पर कवि देखते हैं कि उनमें कुछ हिम्मत और आशा की किरणें नज़र आती है, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमें परिस्थिति से लड़कर इस परिस्थिति को सुधारना होगा। वो दिखाते हैं कि कैसे समय और स्थिति के वजह से वह अंदर ही अंदर खुद से लड़ाई कर रहे हैं। कंकाल चेहरों वाले चारों तरफ, डायल ही डायल है हड्डियों की टक टक, और मैंने अपने आसपास एक मनमानी अंततः रोप ली है, काल की धारा छिपाकर एक टूटती देह में कैद की है। अब कवि बताते हैं कि हमारे जो यहाँ के मनुष्य है, जो हमारी जनता है, वह भी इस शोषण से इतनी ज़्यादा शोषित हो गई है कि इनकी जो शरीर है, इनके जो चेहरे हैं, ये बिल्कुल घड़ी के डायल के समान हो गए हैं। इनकी जो शरीर है वह जिंदा रहकर भी बिल्कुल मृत की तरह हो गई है, जो कुछ काम नहीं कर पा रही, जो इस देश की व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल पा रही। अब इन्हीं निराशाओं को बताते बताते इन्हीं बीच इनके मन में एक आशा की किरण जग जाती है, जिसमें ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही काल की धारा मुझ पर आ रही है, लेकिन अब मैं ये समय को बिल्कुल भी गौर नहीं करूँगा, और भले ही मेरी शरीर जो है अब वो जर्जर हो गई है, टूटती जा रही है, मेरी उम्र बीतती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं इन सभी स्थिति को अलग रखते हुए, इन जो हमारे देश की जो स्थिति है, जो हमारे देश में कुसंगतियाँ फैली हुई है, हमारी राजनीतिक दुर्व्यवस्था है, हमारी लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, इन सब चीज़ों से और जो अत्याचार हो रही है, इन सब चीज़ों से लड़ने को वो फिर से तैयार हो रहे हैं और अपनी मजबूती को बरकरार रखने की कोशिश में हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीक़ा से कवि पहले तो निराश है, लेकिन फिर इसी निराशाओं को भूलकर वे अपने मन में एक आशा की किरण जगाते हैं। वो इसलिए कि भले ही आधी ज़िंदगी उन्होंने पार कर दी हो, लेकिन अब की जो आधी ज़िंदगी बची है उसमें वो कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे। तो ये जो कविता है दोस्तों, ये ऐसा निराशावादी शुरुआत में क्यों था और बाद में आशावादी क्यों बन गया, तो इसका एक कारण है दोस्तों। ये जो कविता है ये तब की लिखी गई है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इस विश्व युद्ध के समय लोगों को पता नहीं था कि कब न कब इनके मृत्यु के समय नज़दीक आ जाएं और कब इन्हें अपनी देह छोड़नी पड़ जाए। तो इसी डर को इन्होंने अभी तक में जताया था कि जो लोग ये सोचते होंगे कि अब तक मैंने कुछ किया भी नहीं और ऐसा युद्ध चल रहा है, इसमें मेरी ज़िंदगी बचेगी या फिर नहीं, तो इन सभी निराशाओं को कवि ने एक साथ लेकर बताया और फिर इससे लड़ने के लिए, इससे उभरने के लिए एक आशा की किरण भी दी, जिससे जो लोग अभी तक डरे हुए थे, निसहाय को अपने आप को समझ रहे थे, वो लोग फिर से सहारावादी बन सके और लोगों की मदद के लिए फिर से जुड़ सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी कविता आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि वो भी इस कविता को बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। अगर आपके कोई भी क्वेरीज या डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें डायरेक्ट DM कर सकते हैं, हम इनका रिप्लाई ज़रूर देते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें हर रोज़ नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।